हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स विद डबराल सर। आज हम गवर्नमेंट बजट का सेकंड टॉपिक करने वाले हैं जो कि है टाइप्स ऑफ बजट सिचुएशंस। कौन कौन सी बजट की सिचुएशंस हो सकती है। इससे पहले हमने पढ़ा था बजट किस तरीके से मेंटेन होता है, टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस पढ़ा था जिसमें हमने बजट रिसीट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर्स के बारे में पढ़ा था। आप प्रीवियस वीडियो को जरूर से जरूर देखना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ बजट पे पहुंचते हैं। तो बजट की तीन सिचुएशंस हो सकती हैं। एक बजट सरप्लस, जब रेवेन्यू बजट रिसीट्स बजट एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाए, आपके पास आने वाला पैसा आपके होने वाले खर्चों से ज्यादा हो, तो इसका मतलब है आप सरप्लस में हो। लेट्स से गवर्नमेंट के पास 100 करोड़ रुपीस है, गवर्नमेंट के पास 100 करोड़ रुपीस हैं, आने वाले हैं, मतलब रेवेन्यू आने वाला है, और टोटल गवर्नमेंट के खर्चे दिखाई दे रहे हैं 80 करोड़ के। तो इसका मतलब है गवर्नमेंट 20 करोड़ के सरप्लस में है। दूसरी सिचुएशन बैलेंस्ड बजट। ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है व्हेन गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स और गवर्नमेंट की इनकम दोनों बराबर हो जाए। लेट्स से 100 करोड़ गवर्नमेंट को अपने खर्चे दिखाई दे रहे हैं और 100 करोड़ ही गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसीट्स आने वाली है, 100 करोड़ ही रिसीट्स आने वाली हैं, तो वो हो जाएगा बैलेंस्ड बजट। जबकि एक तीसरी सिचुएशन है जो कंपैरेटिवली एक अच्छी सिचुएशन नहीं है, वो है बजट रिसीट्स आर लेस देन बजट एक्सपेंडिचर्स। यहां पे क्या हो रहा है, अब गवर्नमेंट के पास 100 करोड़ रुपीस आने वाले हैं, पैसा आने वाला है 100 करोड़ रुपीस, जबकि गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग्स दिखाई दे रही है 120 करोड़। इसका मतलब यहां पे 20 करोड़ डेफिसिट में है, कमी है। डेफिसिट का मतलब है कमी, तो 20 करोड़ की कमी आ रही है यहां पे। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। सरप्लस बजट, बैलेंस्ड बजट, या इसे बजट डिसिप्लिन भी बोलते हैं, एंड थर्ड वन इज बजट डेफिसिट। अब आपने अकाउंटिंग का एक प्रिंसिपल सुना होगा, प्रूडेंस प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी अनसर्टेन इवेंट के समय पे अपने लॉसेस को हमेशा कंसीडर करते हैं लेकिन प्रॉफिट्स को इग्नोर करते हैं। कहा जाता है कंसीडर ऑल द लॉसेस बट इग्नोर प्रॉफिट्स। आप प्रॉफिट्स को इग्नोर कर सकते हैं, सरप्लस को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपके पास आने वाले लॉस या आपके पास आने वाले डेफिसिट्स को कभी इग्नोर नहीं किया जा सकता, वरना वो समय के साथ बढ़ते चले जाते हैं। विच इज वाई अब हमारा जो फोकस रहेगा वो इस पे नहीं होगा। सरप्लस है, ऑलरेडी एक अच्छी सिचुएशन है, गवर्नमेंट के पास ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है, इस पे भी नहीं होगा, ये बैलेंस्ड सिचुएशन है। तो हम की फोकस रखेंगे अपना बजट डेफिसिट पे। डेफिसिट्स क्या होते हैं, तो डेफिसिट की अगर आप डेफिनेशन बनाना चाहें तो इट इज द एक्सेस ऑफ बजट एक्सपेंडिचर्स ओवर बजट रिसीट्स फॉर द फिस्कल ईयर। आने वाले साल के लिए बजट एक्सपेंडिचर्स जब बजट रिसीट्स से ज्यादा हो जाते हैं तो उन्हीं को बोला जाता है बजट डेफिसिट। अब डेफिसिट्स तीन कंडीशंस के हैं, डेफिसिट्स तीन तरीके के हैं। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा आपके पास आएगा फिस्कल डेफिसिट, एंड तीसरा आएगा प्राइमरी डेफिसिट। तो जल्दी से पहले रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में समझते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है, इट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। जब आपके रेवेन्यू खर्चे रेवेन्यू रिसीट्स से कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, तो वो सिचुएशन आपकी डेफिसिट की कहलाएगी, रेवेन्यू डेफिसिट की। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट्स, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल्स टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। लेट्स से गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू खर्चे हैं 80 करोड़ के, एंड गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसीट्स जो पैसा आने वाला है वो है 60 करोड़। तो गवर्नमेंट के पास डेफिसिट है 20 करोड़ का। गवर्नमेंट के पास डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है 20 करोड़ का। अब आपको रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू डेफिसिट के लिए प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर भी एक ब्रीफ मैं आपको दे देता हूं। रेवेन्यू का मतलब था बार बार होने वाली ट्रांजैक्शंस, तो यहां पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स दोनों है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब बार बार होने वाले खर्चे, रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब है बार बार होने वाली इनकम्स। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हो रखे हैं रेवेन्यू रिसीट से,
खर्चे ज्यादा हैं, बार बार होने वाले खर्चे बार बार आने वाली इनकम से जब ज्यादा हो जाते हैं तो वो ही कहलाता है रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर है? तो सरकार बेसिकली ये शो क्या कर रहा है, इसके इंप्लीकेशंस क्या है, व्हाट आर द इंप्लीकेशंस, यहां पे डाल सकते हैं इंप्लीकेशंस हैं ये हमारे कि इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ेगा, गवर्नमेंट बजटिंग में क्या प्रभाव पड़ेगा इस सिचुएशन का। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है कि ये शो कर रहा है, इट शोज द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट देयर करंट या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। गवर्नमेंट अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे नहीं कर पा रही है, सच एज गवर्नमेंट वेजेस एंड सैलरी प्रॉपर नहीं दे पा रही होगी, या गवर्नमेंट फेल हो रही होगी इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ द लोन्स के लिए, लोन की ब्याज नहीं चुका पा रही होगी, तो वो सारे खर्चे गवर्नमेंट के यहां पे इनेबिलिटी शो कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, जब आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो सबसे पहले आप अपने खर्चों को कट डाउन करने की कोशिश करेगी सरकार क्या करेगी, अपने खर्चों को कट डाउन करने की कोशिश करेगी और वो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को कम करेगी, सच एज सब्सिडी का मतलब आपको पता ही है, एक फाइनेंशियल हेल्प जो गवर्नमेंट देती है। अब गवर्नमेंट के पास खुद ही पैसा कम है तो वो गवर्नमेंट पैसा कैसे दे सकती है। ये तो वही वाली बात हो गई कि आपकी जेब में 1 रुपए भी नहीं है और भिखारी आपके सामने खड़ा है, तो ऑब्वियस है आप कुछ भी नहीं दे पाओगे। यहां पे गवर्नमेंट की कुछ ऐसी कंडीशन है तो ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट को अपनी सब्सिडीज को विड्रॉ करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। उसके अलावा अगर गवर्नमेंट के खर्चे तभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तब सरकार क्या करेगी, सरकार को कैपिटल रिसीट्स की तरफ जाना पड़ेगा, दैट इज बोरोइंग्स। गवर्नमेंट को बोरोइंग्स लेनी पड़ जाएंगी, ठीक है ना। तो बोरोइंग्स लेगी और डेफिसिट फाइनेंसिंग कंट्रोल करेगी। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि ये इंप्लीकेशंस क्या है कि सरकार अपने रोजमर्रा के खर्चे पूरे नहीं कर पा रही है। दूसरा, सरकार को ना चाहते हुए भी अपने खर्चों को अननेसेसरी एक्सपेंडिचर सच एज एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी वो घटाना पड़ रहा है, खत्म करना पड़ रहा है। इसके अलावा सरकार को बोरोइंग्स को खत्म करना पड़ रहा है, गवर्नमेंट को बोरोइंग्स को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना है, ये डेफिसिट को कंट्रोल में लाना है। अब मेजर्स क्या होंगे, गवर्नमेंट मेजर क्या करेगी यहां पे, व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल दिस सिचुएशन। बोरोइंग्स तो बढ़ेगी। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास पैसों की कमी पड़ रही है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे आप कि अपने एक्सपेंडिचर्स मस्ट बी कट डाउन, जो कि हमने लिखा ही था मस्ट बी। आप अपने एक्सपेंडिचर्स को कट डाउन करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, गवर्नमेंट फोकस ऑन इंक्रीजिंग इट्स रेवेन्यू रिसीट्स। दूसरा काम सरकार क्या करेगी, सरकार अपने रिसीट्स को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो जनरली सरकार अपने रिसीट्स को कैसे बढ़ाएगी, टैक्स रेट्स को बढ़ा के। सरकार टैक्स के दर बढ़ा देगी ताकि सरकार के पास ज्यादा अमाउंट में टैक्स की अमाउंट आए, ज्यादा वैल्यूज आए हम टैक्स की, और गवर्नमेंट इस सिचुएशन से पार पा पाए। आई होप सबको रेवेन्यू डेफिसिट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम करते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या है, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर्स ओवर टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर जितने भी है, टोटल एक्सपेंडिचर्स कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। ऐसे ही टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रखे हैं टोटल रिसीट्स से, तो टोटल रिसीट्स कैसे निकालते हैं, टोटल रिसीट्स का मतलब हो गया रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। लेकिन यहां पे लिखा है टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। बोरोइंग्स जो कि आप जानते हैं कैपिटल रिसीट्स के अंदर आता है। बोरोइंग्स क्या है, वो पैसा जो गवर्नमेंट के पास आया लेकिन लायबिलिटी को बढ़ा गया, तो वो पैसा यहां पे इंक्लूड नहीं किया जाता। तो फॉर्मूला देखिए क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। बोरोइंग्स को इंक्लूड ही नहीं करते यहां पे। दूसरे सेंस में आप ये समझ सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, और ये टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग का मतलब क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स तो पूरी आ गई,
प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स ही यहां पे इंक्लूड होगा। नॉन डेट क्रिएटिंग, देखिए मैंने पैसा कमाया, मैंने कोई सामान बेचा, वो मेरा खुद का पैसा है, लेकिन उधार लिया हुआ पैसा मेरा खुद का है ही नहीं, तो मैं यहां पे जोड़ भी नहीं रहा हूं। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, बोरोइंग्स को कंसीडर नहीं करती एज देयर टोटल रिसीट्स। या आप दूसरे सेंस में ये समझ सकते हैं कि उधार लेना कितना है वो तो पता ही बाद में चलेगा ना, जब डेफिसिट पता चलेगा उसके बाद ही तो उधार लोगे। तो इसीलिए भी अभी आपके पास बोरोइंग्स को एब्सेंट ही रखना है आपको। तो देखिए कैपिटल रिसीट्स का मैंने यहां पे एग्जांपल बना रखा है। कैपिटल रिसीट्स दो तरीके की हैं। पहली डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, डेट क्रिएटिंग मतलब जो उधार बढ़ा रही है, जैसे कि उधार बोरोइंग्स बोल सकते हैं। बोरोइंग्स एक कैपिटल रिसीट्स तो है, लेकिन कैसी है, डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स है, वो डेट्स को क्रिएट कर रही है। जबकि एक होती है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, जैसे कि आपने एसेट को सेल कर दिया, सेल ऑफ एसेट, भले ही एसेट कम हुआ हो लेकिन आपका खुद का एसेट था ना वो। आपने कोई घर बेचा तो वो जो पैसा आया वो आपका खुद का है ना, उधार लिया हुआ तो नहीं है, किसी को वापस तो नहीं चुकाना। तो वही सिचुएशन है। तो यहां पे गवर्नमेंट सिर्फ कौन से रिसीट्स को कंसीडर करती है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स को कंसीडर करती है, डेट क्रिएटिंग को कंसीडर नहीं करती। डेट क्रिएटिंग का मतलब बोरोइंग्स को कंसीडर नहीं करती, तभी लिखा है अदर देन बोरोइंग्स। तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स, या इसी को एक्सपैंड करके आप क्या लिख सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। आई होप सबको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब अगर डेफिसिट आता है, टोटल खर्चे टोटल रिसीट्स से ज्यादा हो रखे हैं, ये हमें बता, क्योंकि ये सारे खर्चे आ गए, सारे रिसीट्स आ गई, तो ये हमें बताएगा कि देश में टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट कितनी है। ये बताएगा गवर्नमेंट को टोटल पूरे के पूरे अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए कितने उधार की रिक्वायरमेंट है। टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स बताती है फिस्कल डेफिसिट। तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। अब देखते हैं इसके इंप्लीकेशंस क्या आएंगे फिस्कल डेफिसिट के। तो सबसे पहले तो जितना ज्यादा डेफिसिट उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट को बोरोइंग्स करनी पड़ेगी। अगर 1000 करोड़ के डेफिसिट्स आ रहे हैं तो 1000 करोड़ की बोरोइंग करेगा। अगर 2000 करोड़ की बोरोइंग्स आ रही है तो 2000 करोड़ की डेफिसिट आ रही है तो 2000 करोड़ की बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी। अब बोरोइंग्स की वजह से हो क्या रहा है, सबसे पहली कंडीशन, इन्फ्लेशन क्रिएट होगा इकोनॉमी में। देखिए जब भी गवर्नमेंट बोरोइंग्स लेती है, सबसे पहला सोर्स ऑफ बोरोइंग होता है आरबीआई। आरबीआई से बोरोइंग्स लेती है गवर्नमेंट सबसे पहले। अब क्योंकि आरबीआई से बोरोइंग ले रही है तो आरबीआई उसे फाइनेंस करने के लिए क्या करेगा, प्रिंटिंग ऑफ न्यू नोट्स, न्यू करेंसी प्रिंट करेगा। करेंसी प्रिंट करेगा और धीरे धीरे वो मार्केट में सर्कुलेट होगा वो पैसा, और मार्केट में सर्कुलेट होगा तो वो क्या क्रिएट करेगा, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का मतलब होता है लोगों के पास, जनरल पब्लिक के पास एट अ पॉइंट ऑफ टाइम होने वाला पैसा, तो वो लोगों के पास ही तो बढ़ के आएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स करेगी या कुछ भी करके लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, और धीरे धीरे लोग, क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा है तो लोग डिमांड ज्यादा करेंगे, एंड डिमांड ज्यादा है तो धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ेंगे, जिसे इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इन्फ्लेशन क्रिएट कर रहा है हायर बोरोइंग्स। दूसरी कंडीशन क्या होगी, इकोनॉमी एक विशियस सर्कल में फंस के रह जाएगी। कैसे, जितना ज्यादा डेफिसिट होगा गवर्नमेंट के पास, हाई फिस्कल डेफिसिट्स लीड्स टू लेसर इन्वेस्टमेंट्स। आपके पास पैसे की कमी है तो आप इन्वेस्टमेंट्स कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो अकॉर्डिंगली जीडीपी विल फॉल। हमारे देश में जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, और जीडीपी डायरेक्टली लिंक्ड होती है इनकम पे। जितना प्रोडक्शन उतनी ही मॉनेटरी वैल्यू, उतनी ही इनकम। तो जब जीडीपी कम हो रही है तो इनकम का लेवल भी गिर जाएगा, लोअर लेवल ऑफ इनकम। और क्योंकि इनकम गिर रही है तो जो डेफिसिट थे वो और ज्यादा बढ़ने लगेंगे। तो हायर डेफिसिट से जीडीपी कम हो रही है, जीडीपी कम होने से डेफिसिट बढ़ रहे हैं। तो दिस इज विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ। तो ये दूसरा टॉपिक भी क्लियर हो गया है। तो थर्ड इंप्लीकेशन क्या पड़ेगा, डेट ट्रैप्स। गवर्नमेंट धीरे धीरे डेट ट्रैप्स में फंसती चली जाएगी, उधार के जाल में फंसती चली जाएगी, क्योंकि जितने ज्यादा गवर्नमेंट बोरोइंग्स लेगी
तो उसमें क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो देनी ही पड़ेगी फ्यूचर में, साथ ही साथ आप पे इंटरेस्ट का बर्डन बढ़ता चला जाएगा। और गवर्नमेंट है, छोटा मोटा उधार तो ले नहीं रही होगी, तो बहुत बड़े बर्डन्स धीरे धीरे गवर्नमेंट के पास आने वाले फ्यूचर में बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि आपको बहुत समय सुनने को मिलता होगा कि एक पार्टी बोलती है कि उस पार्टी जब रूल में थी, कोई एक्स पार्टी रूल में थी, उस समय पे वो बहुत ज्यादा उधार ले चुके थे, या करंट पार्टी बोलती है प्रीवियस लोन्स चुका रहे हैं हम तो अभी तक। तो ये सिचुएशन है जब डेट ट्रैप में इकोनॉमी फंसने लग जाती है। आपके पास डेफिसिट्स आए, आपने उधार लिए, और क्योंकि उधार की इंटरेस्ट पेमेंट्स के बर्डन बढ़ते चले जा रहे हैं, तो एक जगह से उधार लिया, दूसरी जगह पेमेंट करी, ऐसे एक डेट ट्रैप में इकोनॉमी फंसती चली जाती है। फोर्थ पॉइंट आता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। देखिए, जब मार्केट में फंड्स की शॉर्टेज होती है या गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी है, तो गवर्नमेंट ने सारा का सारा बोरोइंग्स कर लिया है, हायर बोरोइंग्स बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने उधार ले लिया। कहां से लिया होगा? आरबीआई से, कमर्शियल बैंक से, पब्लिक से। तो आरबीआई ने जब गवर्नमेंट ने उधार लिया, तो मार्केट में, मनी मार्केट में शॉर्टेज ऑफ फाइनेंस हो जाएगा, बैंक्स के पास पैसे की कमी पड़ जाएगी, क्योंकि सारा का सारा उधार गवर्नमेंट ले रही है। अब क्योंकि पैसे की कमी है मनी मार्केट में, शॉर्टेज ऑफ मनी है मनी मार्केट में, तो इंटरेस्ट रेट्स धीरे धीरे क्या होंगे? शूट अप करेंगे, बढ़ेंगे। पैसा कम है, लोन लेने वाले प्राइवेट इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा हैं, तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट्स धीरे धीरे कमर्शियल बैंक्स बढ़ाने लग जाएंगे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को सेफ नहीं लगेगा लोन लेना। वो सोचेंगे इतना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेंगे, इससे बढ़िया वो क्या करते हैं, कई सारे लोग बिजनेस को ही शट डाउन कर देते हैं। ये इकोनॉमी के लिए एक बहुत दुखद, एक बहुत डिजास्टर वाली सिचुएशन आ जाती है, जब हमारे देश के एंटरप्रेन्योर्स, हमारे देश के प्रोड्यूसर्स बिजनेस को बंद करते रखते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई मिल रहे हैं, क्योंकि सारा लोन गवर्नमेंट ले चुकी है। एंड लास्ट सिचुएशन होती है इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। आप बार बार लोन लेते जा रहे हैं विदाउट द रीपेमेंट, विदाउट द पेमेंट ऑफ प्रीवियस वन, तो आपकी क्या होती है? धीरे धीरे क्रेडिट रेटिंग, गवर्नमेंट की क्रेडिट रेटिंग्स धीरे धीरे गिरती चली जाती है। जैसे कि आप पाकिस्तान का एग्जांपल ले सकते हैं। आज के समय पे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उन्हें आसानी से लोन देने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पुराने डेट्स अभी तक चुकाए नहीं है। तो पुराने डेट्स नहीं चुकाए हैं, तो आगे आने वाले डेट्स अगर वो उन्हें मिलते हैं, तो सबको पता है खतरा है, पता नहीं कब हमें अब पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, कहीं बैड डेट ही ना हो जाए, इसलिए उन्हें अब फर्दर लोन्स मिलने में दिक्कत होती है। तो ये सारी सिचुएशंस हैं जो कि एक फिस्कल डेफिसिट की कंडीशन में हो सकती है इकोनॉमी में। इसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट सिचुएशन, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर। जो टोटल फिस्कल डेफिसिट हमारे पास आया है, उसमें से पुराने साल का कितना ब्याज है वो अगर हटा दोगे, तो प्राइमरी डेफिसिट पता चल जाएगा। इस साल की बोरिंग रिक्वायरमेंट्स कितनी है वो पता चल जाएंगी। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास फिस्कल डेफिसिट 100 रुपीज का आ रहा है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है 100 करोड़ रुपीज, मतलब टोटल हमें इतना उधार चाहिए, माइनस इसमें से मैं ये कर रहा हूं कि मुझे पुराने साल का ब्याज चुकाना है 80 करोड़ रुपए। पुराने साल का ब्याज चुकाना है 80 करोड़ रुपए, तो इसका मतलब है मेरी इस साल उधार की रिक्वायरमेंट मात्र 20 करोड़ की है। सरकार उधार तो 100 करोड़ का ही लेगी, लेकिन देश में यह पता चल रहा है कि इस साल ज्यादा उधार नहीं चाहिए, इस साल को ज्यादा उधार नहीं चाहिए। जो 80 करोड़ रुपए हैं वो तो पुराने साल के उधार को चुकाने के लिए चाहिए। इस साल का जो कमी आ रही है वो मात्र 20 करोड़ रुपए की है। तो 20 करोड़ हो गया प्राइमरी डेफिसिट, जो आपको करंट बोरोइंग रिक्वायरमेंट बताता है। इट शोज द करंट ईयर बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। आज की रिक्वायरमेंट कितनी है? तो अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो जाएगा, अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब सरकार को इस साल के पैसों की कोई दिक्कत ही नहीं है। जो सरकार उधार लेने वाली है वो पुराने साल के ब्याज के लिए लेने वाली है। अभी इस समय पे हमारे लिए कोई भी कमी नहीं है। इट मींस इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर फोर्स द गवर्नमेंट टू टेक लोन्स। प्राइमरी डेफिसिट तो जीरो है, इसका मतलब इस साल कोई कमी नहीं है पैसों की। जो हम लोन लेने वाले हैं वो किसकी वजह से लेना पड़ रहा है? पुराने साल का ब्याज चुकाने की वजह से लोन लेना पड़ रहा है।
तो आई होप ये सब सिचुएशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके इंप्लीकेशंस भी सेम है एज फिस्कल डेफिसिट, कि यहां पे भी अब क्योंकि हम बोरोइंग्स ले रहे हैं तो बोरोइंग्स के साथ सारी सिचुएशन वही आएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट आएगा, डेट ट्रैप में इकोनॉमी फंस सकती है, विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ देखा जा सकता है। सो दीज आर द टॉपिक्स रिलेटेड टू बजट डेफिसिट। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आएगा जो कि आखिरी टॉपिक है, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। हम क्यों गवर्नमेंट बजट बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में कि गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या है बजट बनाने का, हर साल गवर्नमेंट क्यों बजट बना रही है। सबसे पहला है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि गवर्नमेंट ऐसे सेक्टर्स को ज्यादा बर्डन दे दे जो सेक्टर हजार्डियस नेचर के, जैसे कि लिकर इंडस्ट्री हो गई या टोबैको इंडस्ट्री हो गई, इन पे आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ज्यादा टैक्सेस लगाती है। जबकि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि देश के लिए बहुत जरूरी हैं या देश की इकोनॉमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो सकती हैं, इट मे बी स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्राइजेस, तो उनको सरकार सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। तो बेसिकली क्या कर रही है, हायर बर्डन टैक्स का पहुंचा रही है हजार्डियस प्रोडक्ट्स पे, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसको सब्सिडाइज्ड कर रही है ऐसे बिजनेसेस जो कि देश के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा गवर्नमेंट यहां पे कुछ पब्लिक गुड्स भी बनाती है, पब्लिक गुड्स भी मेंटेन करती है, जैसे कि आपने देखा है पार्क गवर्नमेंट बना रही है या रोड्स गवर्नमेंट बना रही है, तो ये सारी चीजें क्या है, पब्लिक गुड्स हैं। अब यहीं पे एक टॉपिक आ जाता है, पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं। पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स, तो प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जो कि नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं, सॉरी जो एक्सक्लूडेबल होते हैं और जो राइवलरस नेचर के भी होते हैं। मतलब कोई ऐसी चीज जो आपकी कोई पर्सनल चीज जो कि आप किसी को दूसरे को यूज करने से रोक सकते हैं, मतलब एक्सक्लूड कर सकते हैं। दूसरी चीज राइवलरस नेचर की होती है, मतलब क्या है कि अगर कोई दूसरा आपकी चीज इस्तेमाल करता है तो आप पे डायरेक्ट इंपैक्ट या डायरेक्ट इफेक्ट उसका पड़ेगा। जैसे कि आपकी कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो एक्सक्लूडेबल होती है, हर कोई नहीं एंटर कर सकता, और अगर कोई करता है तो आपको उससे परेशानी हो सकती है। जबकि पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जो कि नॉन एक्सक्लूडेबल होते हैं और नॉन राइवलरस नेचर के होते हैं, मतलब आप किसी को उसको यूज करने से मना नहीं कर सकते। जैसे पब्लिक पार्क है तो हर किसी का हक है वहां पे जाना, रोड है हर किसी का हक है वहां पे चलना, तो ये क्या है, नॉन राइवलरस है, नॉन एक्सक्लूडेबल, आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते ये सर्विसेज लेने से, और एक के यूज करने से आप पे असर नहीं पड़ता है ऐसे गुड्स का, तो वो पब्लिक गुड्स कहलाते हैं। तो गवर्नमेंट काफी खर्चा करती है पब्लिक गुड्स पे भी। दूसरा काम गवर्नमेंट का है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इनकम का इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए रिचर सेक्शन एंड पुअर सेक्शन के बीच का जो गैप है उसे गवर्नमेंट कम करती है। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, रिचर सेक्शन और पुअर सेक्शन के बीच का गैप को कैसे कम किया जाता है बाय द गवर्नमेंट। लेट्स से दिस इज द इनकम लेवल ऑफ रिचर सेक्शन एंड दिस इज द इनकम लेवल ऑफ पुअर सेक्शन। नाउ गवर्नमेंट हमेशा प्रोग्रेसिव टैक्स रेट सिस्टम लगाती है, जिसपे इनकम ज्यादा उस पे टैक्स ज्यादा। तो यहां पे इनकम है तो इस पे टैक्स का बर्डन लगाएगी, तो इसकी डिस्पोजेबल इनकम मतलब खर्च करने वाला पैसा कम हो जाएगा, और जो गवर्नमेंट के पास पैसा आया है इससे टैक्स वसूलने के बाद जो पैसा आया है वो इस बंदे को, पुअर सेक्शन को सब्सिडी के रूप में देगी। तो सब्सिडी देगी तो पैसा थोड़ा बढ़ जाएगा इनके पास, और देखिए कैसे गैप कम हो गया है। जो इतना गैप था वो टैक्स के बर्डन और सब्सिडी प्रोवाइड करने से कम हो गया है। तो इसके थ्रू गवर्नमेंट क्या है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को खत्म कर देती है। देन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए, देखिए देयर आर वेरियस काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटीज इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन आ सकता है, डिफ्लेशन आ सकता है, रिसेशन आ सकता है, स्टैगफ्लेशन आ सकता है, देयर आर वेरियस सिचुएशंस। उन सारी सिचुएशंस को मेंटेन करने के लिए लगातार गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती रहती है, बजट पॉलिसीज या फिस्कल पॉलिसीज बनाती है। देन रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटी, देखिए जब भी इनकम से रिलेटेड पॉइंट आएगा तो रिचर पुअर सेक्शन के बारे में बात करेंगे, जब भी रीजनल डिस्पैरिटी या रीजनल इम्बैलेंसिंग की बात आएगी तो रीजन का मतलब क्या है, रूरल एरिया
एंड अर्बन एरिया। रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने का काम गवर्नमेंट का होता है, ताकि यहां पे क्या हो सके, रीजनल जो डिस्पैरिटीज है वो खत्म की जा सके। देखिए, कोई भी इंसान गांव छोड़ करके, विलेज छोड़ करके आता क्यों है? बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ हेल्थ, बेटर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगर उन्हें वो सब अपने गांव में ही मिल जाए, अपने रूरल एरियाज में ही मिल जाए, तो वो शहरों की तरफ नहीं आएंगे और शहरों में जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो नहीं बढ़ेगी। अब गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है? वेरियस काइंड ऑफ सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, वेरियस काइंड ऑफ रिलैक्सेशंस देती है रूरल एरियाज में बिजनेस सेटअप करने के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। देन जीडीपी ग्रोथ पे फोकस है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट हर मुमकिन कोशिश करती है कि जीडीपी ग्रोथ हो। यहां पे लॉस मेकिंग सेक्टर्स को बेचा जा रहा है और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स में लगाया जा रहा है, सो दैट हमारी जीडीपी जनरेट हो सके। एंड लास्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आपको पता है हर साल बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट निकालती है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, जिसमें से आपने बहुत ही मनरेगा, आपने बहुत ज्यादा पॉपुलर स्कीम है तो ये बहुत बार सुना होगा, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये एम्प्लॉयमेंट स्कीम ही तो है। इसके अलावा आपने प्रधानमंत्री ग्राम रोजगार योजना सुना होगा, प्रधानमंत्री शहरी रोजगार योजना सुना होगा, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना सुना होगा। तो बहुत सारी योजनाएं गवर्नमेंट बनाती है गवर्नमेंट बजट में, ताकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो वेज एम्प्लॉयमेंट हो। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बिहाइंड मेकिंग गवर्नमेंट बजट। आई होप गवर्नमेंट बजट पूरा का पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर इसे शेयर करिए। आप टॉपर बनेंगे, साथ साथ में आपका फ्रेंड भी टॉपर बनेगा। तो सबके सब इसे शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोस को, तभी तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और ज्यादा बढ़िया वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए। पूरा का पूरा सिलेबस मैं कवर करने वाला हूं, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। ये वीडियोस जितनी ज्यादा आप शेयर करोगे उतनी ज्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगी। मोटिवेशन से ज्यादा मुझे चाहिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कि मैं वीडियोस बना पाऊं, और मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।